गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो था मेथड्स ऑफ मेमोराइजेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, मतलब स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेमोरी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो मेमोरी को प्रभावित करने के कारक को पढ़ने से पहले एक बार आप रिकॉल कीजिए कि आपको जो एस्पेक्ट्स बताए गए थे, ये स्टेप्स बताए गए थे, उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी। कि सबसे पहले क्या हो जाता है, इनकोडिंग होती है। क्लियर है। फिर क्या होता है, स्टोरेज होता है। और फिर जब आवश्यकता हो तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस या रिकॉल करते हैं। ठीक, यानी ये जो तीनों तीनों जो एस्पेक्ट हैं मेमोरी के, वो तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनकोडिंग नहीं होगी तो हम स्टोर क्या करेंगे, अगर हमने स्टोर नहीं किया है तो हम रिकॉल क्या करेंगे। ठीक, तो तीनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और तीनों इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक, और ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इनकोडिंग का होना भी जरूरी है, स्टोरेज का भी होना जरूरी है, और रिप्रोड्यूस करना भी, है ना, रिट्राइव करना भी जरूरी है। तो हमेशा हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए ये माइंड में जरूर रखेंगे कि हमारे जो एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी हैं वो तीनों सही ढंग से काम कर रहे हों। यानी कि हमने कोई सूचना देखी, सुनी, सीखी, समझी, इंफॉर्मेशन लिया है तो उसकी इनकोडिंग हमारे ब्रेन में हो। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम में हो, तभी वो स्टोर हो पाएगा जब मेमोरी ट्रेसेस फॉर्म होंगे। ठीक, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे ये अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं, जो है हमारा क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेथड्स ऑफ मेमोरी या एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो जो सबसे पहले बात हमारे दिमाग में आती है वह यह है कि मेमोरी का जो प्रोसेस है उसमें हेल्थ का जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि कोई बच्चा दोनों हेल्थ, मतलब फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ, दोनों ही हेल्थ हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मेमोरी के प्रोसेस में। ठीक, तो हमारे दो पॉइंट कौन कौन से हो गए, पहला पॉइंट हम लिखेंगे फिजिकल हेल्थ, है ना, और दूसरा क्या लिखेंगे हम, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो लिखेंगे। अगर जैसे बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे कि एक कहावत सुनी होगी इसके कंसर्निंग, बताइए, कुछ याद आ रहा है। स्वस्थ मैम स्वस्थ शरीर शरीर में हाँ का बोलो बेटा। निर्माण होता है। अच्छे शरीर में बिल्कुल सबसे सही, बड़ा बिल्कुल होता है। सही। यानी कि हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक हमारा फिजिकल स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो वहां स्वस्थ मस्तिष्क हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो फिजिकल हेल्थ, सपोज करो, एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी क्यों याद दिलाया है वो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल कैसे सूट करता है। सपोज करो कि कोई इंडिविजुअल है जो फिजिकली इल है ना, किसी तरीके की बीमारी हो गई है उसे, उस वक्त वो किसी कंटेंट को रिसीव कर रहा है। ठीक है, मतलब सीखने की कोशिश कर रहा है, चाहे आइकॉनिक है, इकोनिक, किसी तरीके के मेमोरी को रिसीव कर रहा है। अब अगर उसका फिजिकल हेल्थ ही सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सबसे पहला प्रभाव जो उसके इस प्रोसेस में पड़ना है वह पड़ना है रिसीविंग, यानी कि इनकोडिंग। इनकोडिंग में ही प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। सो दिस फैक्टर अफेक्ट इंटायर प्रोसेस। विच फैक्टर, फिजिकल हेल्थ। क्लियर है। एज वेल एज मेंटल हेल्थ की भी हम बात कर लें तो मेंटल हेल्थ, वैसे हमारे कंट्री में फिजिकल हेल्थ के बारे में सभी लोग खुल के बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता और करना भी नहीं चाहता है, इनफैक्ट इसको छिपाते हैं। ठीक है, अगर मानसिक रूप से किसी परेशानी से कोई गुजर रहा हो तो आज भी हमारे सोसाइटी में काउंसलर से मिलने जाना एक बदनामी मानी जाती है कि अरे फलाने के बेटे को तो काउंसलर की जरूरत पड़ गई, है ना। तो मेंटल हेल्थ के बारे में हमारी सोसाइटी में आज भी हम लोग खुल के बात नहीं करते हैं। बहरहाल हम उस टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने ही टॉपिक पे बने रहेंगे कि कैसे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे प्रोसेस ऑफ मेमोरी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है।
देखो, मानसिक हेल्थ क्या है, किसी व्यक्ति को सकारात्मक और किसी को नकारात्मक बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है। मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आप सकारात्मक हैं तो सारी चीजें जो हैं वो आप सकारात्मक तरीके से ही लेंगे, आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी सकारात्मक तरीके से ही हुआ रहेगा। यानी कि आप में बिल्कुल जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है बेटा वो माइक ऑफ करो। बेटा माइक ऑफ करो। किसका माइक ऑन है? ठीक है। तो जो हमारा मानसिक हेल्थ है, अब अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो कि भय है ना, मतलब फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, अगर ये सारी चीजें हमारे ऊपर हावी हैं तो भी हमारा जो प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन है उस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कोई भय से ग्रसित है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे एग्जाम के प्रेशर में, ठीक है, एग्जाम के प्रेशर में भयभीत रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको डर बना रहता है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मेरा रिजल्ट का प्रेशर होता है, उससे उनको एंजाइटी होने लग जाता है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं कि जो उसका स्टेमिना है उस पे वो प्रभाव डालने लग जाता है, मतलब अपनी योग्यता से वो बच्चा और कम करने लग जाता है, जबकि अभी आवश्यकता क्या थी, उसको अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की। अब क्या हुआ कि जो मानसिक स्वास्थ्य था उसका, जिसमें शामिल हो गया था फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें इतनी हावी हो गई कि उसका जो मानसिक स्वास्थ्य खराब हुआ, उससे उससे उसकी पढ़ाई पे असर पड़ गया, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ इनटेक है, यानी इनकोडिंग पे उसका प्रभाव पड़ गया। तो ये बहुत जरूरी है, जैसा हमारा फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट था, फैक्टर मेमोराइजेशन के लिए एक फैक्टर है, वैसे ही हमारा मेंटल हेल्थ भी फैक्टर है जो प्रभावित करता है हमारे इंटायर प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन को। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लेवल ऑफ मोटिवेशन। लेवल ऑफ मोटिवेशन, अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड है, ठीक है, अब मोटिवेटेड होने का क्या मतलब होता है, बताओ, पढ़ा दिया है मोटिवेशन चैप्टर। अभिप्रेरणा से व्यक्ति जल्दी सीखता है, सीखी हम्म, हुई सामग्री को लंबे समय तक धारण करे रखता है। बिल्कुल सही। और मोटिवेशन का प्रोसेस क्या था, याद करो एक बार, बताओ। मैम, मोटिवेट नीड which leads to the wants। हाँ, आंचल को याद था वो पूरा, नीड डिजायर आंचल को याद था और पूरा, बताओ yes आंचल। ma'am, आंचल, needs which leads to the wants and uh, which can create the state of which is called derive, uh, which led to the action and which create incentives which led to the satisfaction। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो हम गोल डायरेक्टेड हो जाते हैं, यानी हमारा ध्यान कहाँ होता है, हमारे लक्ष्य पे, उद्देश्य पे केंद्रित होता है, ठीक है। यानी कि मोटिवेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वह कंप्लीट एक साइक्लिक फॉर्म में चलती रहती है कि हमारे हमारी एक आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए डिराइव हमारे अंदर आया, ठीक है, इस तरीके से उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं और वो साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक हम अपने उस नीड को फुलफिल नहीं कर लेते हैं। फुलफिल कर लिया हमने नीड को, तो यानी कि एक आवश्यकता से शुरू हुई चीज जो है हमें हमारे लक्ष्य तक प्रेरित करती है। अब वही चीज, अब हम मोटिवेटेड टुवर्ड आवर लर्निंग, अगर हम अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के मोटिवेटेड हैं, ठीक है, तो हमारा वो कंसिस्टेंसी जो है उसमें बना रहेगा। हाँ, अगर कंसिस्टेंसी बना है, मतलब मोटिवेटेड अगर हम हैं, तो क्या करेंगे, हम इस प्रक्रिया को चालू रखेंगे। कौन सी प्रक्रिया को? इनकोडिंग की प्रक्रिया को, स्टोरेज की प्रक्रिया को, और रिट्राइवल की प्रक्रिया को। रिट्राइवल तो तभी होगा ना जब हम स्टोर करेंगे, और स्टोर क्या होगा, जब हम चीजों को लाएंगे, ठीक है। तो जितने ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, सकारात्मक तरीके से हम मोटिवेटेड होंगे, तो हमारी जो ये प्रक्रिया है मेमोराइजेशन की, वो सही तरीके से चलती रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? को कोई डाउट है मैम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल।
नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, अधिगम सामग्री की प्रकृति भी हमारे जो मेमोराइजेशन की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करती है। जैसे कि अगर हमारा कंटेंट जो है वह व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज है, तो भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उसकी इनकोडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर कोई इजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, है ना, तो वो चीज भी प्रभावित करती है हमारे मेमोराइजेशन को। तो होता क्या है, डिफिकल्टी लेवल की हम बात कर लें कि अगर कंटेंट का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, या इसकी बात करें कि वो टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है आपके लिए, तो ये सारी चीज भी, यानी कि नेचर ऑफ कंटेंट जो है वो भी प्रभावित करता है कि हमारी जो ये एस्पेक्ट्स है मेमोराइजेशन के, वो कितना सही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर ऑर्गेनाइज है, अगर सिंपल है, इंटरेस्टिंग है ना, और इजी टू अंडरस्टैंड है, तो क्या होगा, इनकोडिंग बहुत आसान हो जाएगा, और इनकोडिंग हुई तो स्टोरेज तो होना ही होना है। क्लियर? यानी कि इस प्रक्रिया को प्रभावित करने में नेचर ऑफ कंटेंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर नेचर ऑफ कंटेंट जो है वो हमारे फेवरेबल नहीं है, तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन है वो प्रभावित हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े? आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है। अब जो मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वह है विलिंगनेस ऑफ लर्नर्स, इच्छा शक्ति, सीखने वाले की इच्छा शक्ति। ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर सीखने वाला सीखना ही नहीं चाहता, तो ना तो वो मोटिवेटेड होगा, ना ही प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट तो छोड़ो, उसकी शुरुआत भी नहीं होगी। अगर आप में सीखने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहेंगे। क्लियर है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन विच इन्फ्लुएंस द एंटायर प्रोसेस। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे मेमोराइजेशन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो हमारे मेमोराइजेशन के मेथड्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कंटेंट हम मेथड जो सेलेक्ट करें मेमोराइजेशन के, वो भी बहुत उपयुक्त होने चाहिए। अगर कभी किसी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है कि हम इसको होल मेथड में लर्न कर सकते हैं, कि पार्ट मेथड में लर्न कर सकते हैं, स्पेस मेथड से करें, अनस्पेस मेथड से करें, मतलब कंटेंट के नेचर के अकॉर्डिंग हम टाइप ऑफ मेथड ऑफ मेमोरी जो है उसको सेलेक्ट करें। अगर ये दोनों सही सेलेक्ट कर लिया है हमने, तो हमारा मेमोराइजेशन भी परफेक्ट होगा। अगर जरूरत है होल मेथड की, तो हम होल मेथड से उसको करें। हाँ, पार्शियल मेथड की जरूरत है, तो हम पार्शियल मेथड को सेलेक्ट करें। तो अगर हमने मेथड का सही सिलेक्शन किया है, तो भी हमारी जो प्रक्रिया है मेमोराइजेशन की, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर सही हमने सेलेक्ट कर लिया तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, प्रोसेस जो है मेमोराइजेशन का वो कंप्लीट होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, यस आगे मैम। बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है करत करत अभ्यास, सुना है? यस मैम। तो ये तो किसी भी टॉपिक को हम पढ़ प्रैक्टिस रहे मेक्स थे, मैन परफेक्ट। किसी भी टॉपिक को पढ़ते, लर्निंग में पढ़ा था हमने, थॉर्नडाइक ने तो इसके इसके बारे में सिद्धांत ही दे दिया है ना, है ना। यानी कि जो अभ्यास है, इसका भी प्रभाव हमारे इस इंटायर प्रोसेस पे पड़ता है, प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन पे इसका प्रभाव पड़ता है। क्लियर? अगर आप अभ्यास ही नहीं करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास की मात्रा होगी ना, उतना ही ज्यादा जो हमारी इनकोडिंग है वो इंक्रीज करेगी। ठीक, तो ये इनकोडिंग जो है अभ्यास की मात्रा पर निर्भर करती है। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम। एक यहाँ पे आप टॉपिक और भी डाल सकते हैं, जैसे टीचिंग से रिलेटेड, कि टीचिंग का मेथड और टीचर का बिहेवियर, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेमोराइजेशन में। कैसे? कौन बताएगा? मेथड ऑफ टीचिंग
कौन कौन से मेथड है? यानी कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, कोई चीज आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ रही है नहीं आ रही है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो कंटेंट का जो डिमांड है, मतलब नेचर ऑफ कंटेंट है, उसको उपयुक्त विधि से पढ़ाया जा रहा है या नहीं, ठीक। और दूसरा कि शिक्षक का व्यवहार कैसा है। अगर शिक्षक का व्यवहार सही नहीं है तो आप उस कंटेंट को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और सही मेथड से भी नहीं पढ़ाया गया तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इस प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन में, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारे 10 पॉइंट थे, जिसको कभी अगर ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में हो तो आप इन 10 पॉइंट को लिख के और 2-2 3-3 लाइन में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, यस मैम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरगेटिंग, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। पहले दिन जब हम ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि मेमोरी क्या होती है और फॉरगेटिंग क्या होता है। फॉरगेटिंग क्या था? हमारे मेमोरी का नेगेटिव एस्पेक्ट था, यानी कि अगर हम अपने पूर्व अनुभवों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो वो क्या कहला जाता है? वो फॉरगेटिंग कहलाता है। यानी कि फॉरगेटिंग क्या है? फॉरगेटिंग इज फेलिंग टू रिटेन। एक्चुअली फॉरगेटिंग क्या है? फेलिंग टू रिटेन। रिटेन करने मतलब कि धारण करने में जब हम असक्षम होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ये फॉरगेटिंग कहलाता है। या कह सकते हैं नॉट एबल टू रिकॉल, है ना, ब्रैकेट में लिख दो नॉट एबल टू रिकॉल। जो कुछ भी हमने एक्वायर किया था, अगर हम उसको रिकॉल करने के योग्य नहीं है तो भी वो क्या कहलाएगा? फॉरगेटिंग कहलाएगा। फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस। जो कुछ भी हमने अनुभव किया था हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। यानी कि स्मृति का यह कौन सा एस्पेक्ट था? नकारात्मक एस्पेक्ट था, जिसमें कि हम हमारे पास्ट अनुभवों को, पास्ट जो हमने सूचनाएं ग्रहण की थी उनको हम इस योग्य नहीं है कि हम उनको क्या करें? रिकॉल कर पाए, ठीक है। और रिकॉल क्यों नहीं कर पाएंगे? ये बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि हमने रिटेन ही नहीं किया है। और हमने रिटेन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर इनकोडिंग ही नहीं की, ठीक। तो फॉरगेटिंग याद है जो पहले दिन हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग। कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से फॉरगेटिंग होती है, ठीक है। तो फॉरगेटिंग को हम कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग को हम दो सेगमेंट में पढ़ते हैं। पहला सेगमेंट हम जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको देख लेते हैं, और दूसरा कुछ जनरल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से फॉरगेटिंग होता है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, पहले डिस्कस करते हैं। दो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझ लेना है। कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझ लेना है। बेटा माइक, शिवा माइक ऑफ करो। शिवा माइक ऑफ करो। ठीक है। तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट में जो सबसे पहले आता है कि अ, अनुपयोग तथा अनाभ्यास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने जो लॉज ऑफ लर्निंग दी थी वो क्या क्या था? किसे याद है? हाँ बोलो बेटे, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ हाँ, ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज किया था। ठीक है, गरिमा ने बिल्कुल सही बताया, गरिमा को याद है। तो यहाँ उसी बात को लेकर आते हैं कि दो चीजें हैं जो हमारे फॉरगेटिंग पे अपना प्रभाव डालेंगी। पहला कि हमारे अभ्यास में कमी है, ठीक। अगर हमने अभ्यास कम किया है तो भी फॉरगेटिंग होगी, ठीक। और दूसरा, एक तो अभ्यास कम किया और दूसरा कि हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियां ऐसी होंगी जिसकी वजह से हम क्या हो सकते हैं कि चीजों को हम भूल सकते हैं। यानी कि हमारी स्मृति का जो नकारात्मक पक्ष है, क्योंकि हमने अभ्यास ही नहीं किया है तो हम रिटेन नहीं कर रहे हैं, और रिटेन नहीं करेंगे तो रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो फॉरगेटिंग हो गए, ठीक। तो पहला कारण क्या हो गया कि अभ्यास में कमी।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थियोरेटिकल रीजन है उसमें है कि थ्योरी ऑफ इनहिबिशन, अवरोधन का सिद्धांत। अवरोधन से क्या समझते हैं? बाधा, ठीक है, किसी भी प्रकार की बाधा। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की बात करें तो ये एक टेक्निकल टर्म है जिसमें कि सीखे जाने की प्रक्रिया के पहले या किसी चीज को सीखे जाने के बाद अगर हम उस चीज को डाइवर्ट कर देते हैं, है ना, किसी चीज से, तो ये अवरोधन कहलाता है। ठीक, यानी कि जब हमारे मेमोरी ट्रेसेस हम बना रहे हैं, ठीक, मेमोरी ट्रेसेस को बनाने के क्रम में, मतलब हमने किसी चीज को इनकोडिंग कर ली है, अभी हम रिटेन करेंगे, उसके जस्ट पहले ही हमने क्या किया कि बाधा उत्पन्न कर दी, डाइवर्ट कर दिया बच्चे को, तो क्या होगा उससे कि उसके जो मेमोरी ट्रेसेस बन रहे थे वो परफेक्टली नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो वो रिटेन नहीं होगा। ठीक, तो ये प्रक्रिया जो है इनहिबिशन कहलाती है। अब मनोविज्ञान ने इनहिबिशन को भी दो प्रकार का बताया है। ठीक है, एक बताया है रिट्रोएक्टिव और दूसरा बताया है प्रोएक्टिव। ठीक है, तो ये दोनों को समझो कि रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या होता है और प्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या होता है। तो रिट्रोएक्टिव में क्या होता है कि जब आप किसी चीज को सीख रहे हैं, ठीक है, उसके सीखने के बाद अगर आपके सामने कोई नया मटेरियल दे दिया जाए, तो वो जो नया मटेरियल है वो आपके पुराने सीखी हुई चीजों को रिप्रोड्यूस करने में जब बाधा उत्पन्न करे, तो ऐसी बाधा को मनोविज्ञान ने रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहा। ठीक, वहीं पे ठीक इसके अपोजिट, जब अभी आप कोई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, और ध्यान से सुनो, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है रेट्रोएक्टिव और प्रो। रेट्रो मतलब पीछे, प्रो मीन्स आगे। तो आगे का मतलब कि जो कुछ अभी आपने सीखा है वो आगे सीखने में बाधा उत्पन्न करे, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोएक्टिव इनहिबिशन कहलाएगा। और रेट्रो क्या कहलाएगा कि अभी जो आप सीख रहे हैं वो पीछे सीखे हुई चीजों को अगर बाधा मतलब उसके लिए बाधा उत्पन्न करे, तो वो क्या कहलाएगा? रेट्रोएक्टिव कहलाएगा। तो मनोविज्ञान ने दो प्रकार के इनहिबिशन बताए। बहरहाल आपको जानना है कि बाधक जो प्रक्रिया है उसकी वजह से भी फॉरगेटिंग जो है वो होती है। ठीक है ना? अब अभी खुला होता, ऑफलाइन क्लासेस हो रही होती, तो मैं आपको दिखाती कि हमारे पास एक ना टेस्ट है, टेस्ट बुकलेट है, मेमोरी पे उसको कराते थे। उसमें उस बुकलेट में क्या था कि सेट्स ऑफ जंबल वर्ड्स दिए गए थे, मीनिंगलेस थे जो, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम ऐसे कराते थे कि वो 10 ग्रुप है मीनिंगलेस वर्ड के, वो आपको याद करने दे दिए जाते थे। ठीक है, 5 मिनट के लिए आपको याद करने दिया और 5 मिनट के रेस्ट के बाद आपसे पूछ लिया। ठीक, तो 100% जो होता था वो आप रिप्रोड्यूस करते थे। जितने भी बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया वो क्या करते थे? 100% रिप्रोड्यूस करते थे, मतलब जितना आपको याद करने दिया था उतना आप वापस सुना पाते थे, सक्षम थे सुनाने में। नॉर्मल स्थिति यही होती है नहीं होती है? एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हैं, रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन कराना था, तो क्या करते हैं कि उनको फिर से एक नया सेट ऑफ जंबल वर्ड्स देते हैं, मीनिंगलेस वर्ड देते हैं, और कहते हैं उनको याद करो। 10 मिनट के लिए याद करने दिया, फिर उनको थोड़ी देर ब्रेक देते थे, और फिर हम क्या करते थे? सिमिलर टाइप ऑफ अनदर सेट ऑफ जंबल वर्ड, मीनिंगलेस जंबल वर्ड उनको फिर से दे देते थे याद करने के लिए। ठीक है, तो जो अभी हमने दिया, जो वर्ड उन्हें दिया, उसके बाद हम कहते थे हाँ जी अब पहले वाला ग्रुप जो वर्ड जो ग्रुप था वो आप सुनाइए। तो क्या होता था कि वहां गलतियां बढ़ जाती थी एज कंपेयर टू फर्स्ट केस। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो अभी नया मटेरियल हमने दिया बच्चे को सीखने में, वो क्या था? वो बाधा उत्पन्न कर रही थी जो उनने पीछे सीखा था। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल था रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन का। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज दी गई थी कि बच्चे को फिर से एक सेट दिया गया याद करने के लिए, और डिफरेंट नेचर ऑफ कंटेंट से उन्हें इनहिबिट कराया गया। उन्हें कह दिया गया कि आप 1 से 100 के बीच में आने वाले सारे ऑड नंबर लिखिए। ठीक है, या 1000 से कुछ भी करके, कुछ मैथमेटिकली या कुछ इस तरीके से कोई दूसरा सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट उनको दिया गया। तो क्या होता था कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो कुछ भी वो कर रहे थे उसकी वजह से जो पीछे उनने सीखा था वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो यह किस प्रकार का इनहिबिशन का उदाहरण है? यह रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन है। तो अगर मेमोराइजेशन की प्रक्रिया में हम कहीं से बाधा उत्पन्न कर दें तो भी मेमोराइजेशन की प्रोसेस जो है वो
इनकम्प्लीट रहती है और फॉरगेटिंग यानी कि विस्मरण हो जाता है। तो हमें यहाँ सिर्फ ये समझना है कि टेक्निकली इनहिबिशन के कारण, ये जो बाधा है हस्तक्षेप के कारण भी फॉरगेटिंग होती है। यानी कि आपके अधिगम की प्रक्रिया में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो प्रॉपर मेमोराइजेशन नहीं होगा और फॉरगेटिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये बस आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था कि इनहिबिशन जो है साइकोलॉजी में दो प्रकार के बताए हैं, रिट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव। ये बस आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। आपके लिए पॉइंट बस उतना ही है कि आप बताएं कि इनहिबिशन के कारण भी फॉरगेटिंग होती है। क्लियर है? ठीक। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं दमन के वजह से। दमन पिछले दिन भी डिस्कस किया था, सप्रेशन, है ना। हम चीजों को अपने अनकॉन्शियस में भेज देते हैं। तो कई बार जो चीजों को जब हम अपने अनकॉन्शियस में भेज देते हैं तो हम उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो बस यही है कि ट्रेसेस भी बने हैं और ट्रेसेस बनने के बाद वो रिटेन भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली नहीं रिप्रोड्यूस कर पाए तो कहीं ना कहीं वो हमारा फेलियर है और वो क्या कहलाएगा, फॉरगेटिंग हो जाएगा, वह पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं होगा। अब ये दमन के केस में हमारे ऊपर एंजाइटी हावी हो सकता है, फियर हावी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हावी हो सकती हैं। बहरहाल हम हमारे लिए जो टॉपिक है कि जब हम सप्रेस्ड करते हैं अपने थॉट्स को या हम सप्रेस्ड होते हैं तो फॉरगेटिंग होती है। एक कारण ये था। ठीक, अब आ जाते हैं हम जनरल फैक्टर्स में कि किस तरीके से जनरल फैक्टर्स भी हमारे जो मेथड्स ऑफ मेमोराइजेशन है यानी हमारे फॉरगेटिंग को इनहांस करती है और मेथड ऑफ मेमोराइजेशन को हिंडर करती है। तो उसमें जनरल फैक्टर जो है, अगर हम हेल्थ की बात करें, हमने उसमें भी पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा है कि हमारा जो हेल्थ है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ जो है वो क्या करता है, प्रभावित करता है मेमोराइजेशन को। अगर मेमोराइजेशन को ही प्रभावित कर रहा है हमारा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, तो ऑब्वियसली अगर नहीं कर पाए मेमोराइज तो फॉरगेटिंग ही होगी ना, है ना। पीछे ही तो पड़ा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोराइजेशन में। ठीक, तो अगर हमारा फिजिकल हेल्थ ही अच्छा नहीं है, सपोज करो कि मैं अभी बीमार हो जाऊं तो पढ़ने पढ़ाने का मन ही नहीं करेगा, है ना। तो जब मन ही नहीं कर रहा है, आई एम नॉट रेडी टू रिसीव, तो कैसे रिसीविंग होगी? क्लियर है ना। तो नहीं हुई रिसीविंग तो फॉरगेटिंग होगी, सिंपल सी बात है। तो फिजिकल हेल्थ एज वेल एज हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे फॉरगेटिंग के लिए। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ लर्न मटेरियल। उसमें भी पढ़ा है हमने, वो सारे टॉपिक रिपीट होंगे, है ना। नेचर ऑफ लर्न मटेरियल, हमने जो कंटेंट लर्न किया है, सीखी हुई जो सामग्री थी, अगर सिंपल है, सरल है, सार्थक है ना, उसका हमारे डेली लाइफ में यूटिलाइजेशन है ना, तो वो कंटेंट हम फॉरगेट नहीं करते हैं, वो हमेशा याद रहता है। लेकिन अगर वो सरल और सार्थक नहीं है तो हम उसे भूल जाते हैं, यानी कि हमारे जो वो मेमोराइजेशन का प्रोसेस है वो हिंडर होता है और फॉरगेटिंग हावी हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वांटिटी ऑफ लर्न मटेरियल। हमने कितनी मात्रा में उसको याद किया था, यानी कि जितनी ज्यादा मात्रा में रिपीटिशंस हुए थे तो उसके भूलने की संभावना कम हो जाएगी। अगर वहां मात्रा कम कर दी तो यहाँ संभावना बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब यहीं पे आ जाते हैं हम मेथड्स ऑफ लर्निंग। हमने किस मेथड से लर्न किया है? अगर कोई कंटेंट लर्निंग बाय डूइंग का था, है ना, कोई कंटेंट, मेथड्स ऑफ लर्निंग किन किन को याद है? चलो रहने देते हैं, जिसको भी याद है नहीं है, अभी आप एक बार रिवाइज कीजिए लर्निंग वाले चैप्टर को। तो मेथड्स ऑफ लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी वो स्मृति बनेगी या वो विस्मृति बनेगा। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कंटेंट हम जो मेथड ऑफ लर्निंग सेलेक्ट करते हैं ना, रोट मेथड है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे, हम उनको सेलेक्ट करते हैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग। सही सिलेक्शन होगा तो भी मेमोराइजेशन की प्रोसेस सही होगी, अगर नहीं हुआ है सही मेथड का सिलेक्शन तो हम फॉरगेटिंग में आ जाएंगे।
ठीक है ना। तो मेथड ऑफ लर्निंग भी प्रभावित करेगा हमारे फॉरगेटिंग का एस्पेक्ट को इनहांस करने के लिए। अब जो नेक्स्ट है वो इनकम्प्लीट लर्निंग। अगर हमने इनकम्प्लीट लर्निंग किया है, यानी कि जो हमारी लर्निंग की प्रक्रिया है उसको हमने पूर्ण किया ही नहीं है ना, तो भी जो हमारी फॉरगेटिंग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने सही से उसे लर्न ही नहीं किया है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम फैक्टर, समय का अंतराल। समय का अंतराल मतलब कहीं ना कहीं कि जैसे हमने किसी कंटेंट को पढ़ा, है ना, लर्न किया, मेमोराइज किया, और उसको हम लंबे समय तक के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉरगेटिंग हो जाएगी। ठीक है। तो समय का अंतराल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उसको रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हम फॉरगेट करेंगे उस कंटेंट को। ठीक है। यहीं पे लॉ ऑफ यूज भी उसमें लिख सकते हैं, जो हमारा वो जो हमने पहला थियोरेटिकल एस्पेक्ट किया है ना, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज, याद करो, है ना, विलिंग टू लर्न में। तो दोनों ही एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजफुल होता है तो हम उसको रिटेन करते हैं, नहीं है तो हम उसे फॉरगेट कर देते हैं। तो लॉ ऑफ यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका इस्तेमाल करते रहें, नहीं तो हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे, फॉरगेटिंग हो जाएगी, है ना। सो दीज आर द फैक्टर रिलेटेड टू फॉरगेटिंग। ठीक। तो कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर, इनफैक्ट ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो हमारा थर्ड यूनिट है उसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ मैं। लास्ट जो हमने क्रिएटिविटी पढ़ा था वो नोट्स अभी मैंने नहीं भेजा है, तो आज मैं पहले क्रिएटिविटी चैप्टर के नोट्स आपको भेजती हूँ, उसके बाद आपको ये मेमोरी वाले चैप्टर के नोट्स मैं सेंड कर दूंगी। ठीक। उसको पढ़िए और अपने असाइनमेंट तैयार कीजिए, और जिसको कोई चीज नहीं समझ में आए तो फिर हम इसे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? मैम। जी चलिए, मैम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।